हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन यानी पर्वत। माउंटेन शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि जल्द ही पेड कोर्स अब आपका अवेलेबल हो चुका है। अचीवर्स एकेडमी ऐप, आपका जो अचीवर्स एकेडमी है ना, जो ऐप उस पर, ठीक है। तो आप वहां से अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स ले सकते हो। तो देर मत करो, जो स्टूडेंट अपने एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो वो वहां से पेड कोर्स खरीद ले। ज्योग्राफी पीजीटी लेवल और नेट लेवल दोनों ही पेड कोर्स वहां पर अवेलेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। माउंटेन, पर्वत, सिंपल सी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही उठता है कि पर्वत होते क्या है। ठीक है, पर्वत होते क्या है, तो भाई सिंपल है। आप क्या कहोगे, कोई भी ऊंचा भाग या कोई भी ऊंची पर्वत की चोटी, क्या कहोगे भाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा पठार है, ऊंचा भाग है आपका कोई भी लैंड का, तो उसे आप पर्वत कह देते हो। पर्वत कहते तो उच्च भूमि को है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पर्वत उच्च भूमि को ही कहते हैं। बट किसी भी पर्वत में एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, एक से अधिक चोटियाँ होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्वत है, उस पर्वत पर आपके एक या एक से अधिक शिखर होने चाहिए, तब उसे जियोग्राफिकल तौर पर पर्वत कहा जाएगा। तो एक या एक से अधिक शिखर होने चाहिए, भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग होना चाहिए। उसके अलावा जो ये ढाल है पर्वत की, जो ये ढाल है, ये ढाल तीव्र होने चाहिए। ठीक है, पर्वत के जो ये ढाल है ये कैसे होने चाहिए, तीव्र ढाल होने चाहिए। और आधार, उस पर्वत का जो आधार यानी ये वाला आधार विस्तृत होना चाहिए, यानी फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या समझे भाई, भूमि का कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग पर्वत कहलाएगा जिसके एक से अधिक शिखर हो यानी चोटियां हो। शिखर यानी चोटियां। और दूसरी बात, जिसमें ये ढाल एक या एक से अधिक जो चोटियां होंगी किसी भी ऊंचे उठे हुए भाग की, वो आपका पर्वत है। ढाल तीव्र होना चाहिए, आधार विस्तृत होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये इसकी चोटियां है ना, इन चोटियों की औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तब उस ऊंचे भाग को आप पर्वत कहोगे। तो पर्वत क्या होते हैं, पर्वत भूमि के उस उच्च भाग को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक शिखर हो और उन शिखरों की ऊंचाई या उन चोटियों की ऊंचाई, शिखरों की ऊंचाई या चोटियों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ढाल कैसा हो, तीव्र होना चाहिए। और आधार यानी बेस विस्तृत होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। तो उस फीचर्स को, उस आकृति को जियोग्राफिकल तौर पर पर्वत कहा जाता है। तो समझ गए पर्वत क्या होते हैं। तो भाई पर्वत आपका भूमि का वो ऊंचा भाग होता है जिसमें एक से अधिक चोटियां होनी चाहिए और उन चोटियों की औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ढाल तीव्र होना चाहिए और जो बेस है विस्तृत होना चाहिए यानी फैला हुआ होना चाहिए, उसे कहेंगे माउंटेन। अब सॉरी भाई, माउंटेन के बाद नेक्स्ट आती है, माउंटेन तो आपने समझ लिया कि पर्वत क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल तौर पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट आता है पहाड़ी। पर्वत के बाद नेक्स्ट आता है पहाड़ी, यानी जिसे आप हिल कहते हो। तो पर्वत अलग चीज़ होता है, पहाड़ी अलग चीज़ होती है। सिंपली भी हम ये कहते हैं ये पर्वत है, ये पहाड़ी है। और जियोग्राफिकल तौर पर भी दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ये क्या होते हैं, पहाड़ियाँ आपकी, देखो इनकी और पर्वत की, यानी पहाड़ी और पर्वत दोनों की सारे की सारी विशेषताएं एक जैसी होगी। बट पहाड़ी जो होगी, पहाड़ी में जो चोटियां होंगी, पहाड़ियों की भी चोटियां होती हैं, तो पहाड़ी की जो चोटियां होंगी उनकी औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में होगी। देखो मैंने पर्वत में बताया
कि भाई औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए, और पहाड़ी में क्या होगा, जो आपकी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में होती है, उसे कहते हैं आपकी पहाड़ियाँ। और बाकी देखो आधार इनका भी विस्तृत होगा, ठीक है, ढाल इनके भी तीव्र होंगे, बट इनकी जो चोटियाँ होती हैं उनकी हाइट आपकी 700 से 1000 मीटर के बीच में होती है। तो उस फीचर्स को जियोग्राफिकल तौर पर कहा जाता है हिल या पहाड़ी। जैसे आपकी इसमें भी है ना, हरियाणा में भी है मोरनी की पहाड़ियाँ, और उसकी सबसे ऊंची चोटी करो 1514 मीटर, तो सबसे ऊंची चोटी। मैंने क्या बताया था, औसत ऊंचाई। नेक्स्ट आता है पर्वत कटक। अब जियो जब आप पढ़ते हो तो ये कटक कटक, पर्वत कटक यानी माउंटेन रिज, तो माउंटेन रिज भी कहते हैं इसको, पर्वत कटक। तो क्या होती है भाई ये पर्वत कटक, तो कुछ आपके ऐसे पर्वत होते हैं जो बहुत पतले पतले होते हैं, यानी ऐसे पतले और लंबे पर्वतों को, ठीक है, जो आपके पतले पतले होंगे, लंबे होंगे, और पतले को ही पतला कभी भी नहीं लिखा जाता, संकरे लिखा हुआ मिलेगा, तो पतले और संकरे पर्वतों को पर्वत कटक कहा जाता है। तो ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और संकरे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं पर्वत कटक या माउंटेन रिज के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो समझ गए पर्वत क्या होते हैं, हिल क्या होती है, और पर्वत कटक क्या होते हैं। अब नेक्स्ट सुनो, अब नेक्स्ट आता है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। तो क्या होती है भाई पर्वत श्रेणी, आपका ऐसा कोई पर्वत जो एक ही युग में बना हो, एक ही युग में बना हो, एक ही युग में बना, एक ही प्रक्रिया द्वारा बना हो, यानी अगर वो संपीड़न बल के द्वारा ऊपर उठ रहा है तो संपीड़न बल से ही उठाओ, ऐसा नहीं कि भ्रंश आ गया और कोई बल काम कर गया। तो जिस प्रक्रिया से वो स्टार्टिंग से बनना शुरू हुआ है ना माउंटेन, उसी प्रक्रिया से वो आगे भी बना हो। तो जब पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे, जब कोई भी पर्वत एक ही युग में एक ही प्रक्रिया द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है, और वो जो पर्वत होते हैं उन्हें कहते हैं आपके पर्वत श्रेणी। एक ही युग में एक ही प्रक्रिया द्वारा, एक ही प्रक्रिया यानी एक ही प्रोसेस द्वारा बने पर्वतों को पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, तो पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत श्रेणी एक ही युग में एक ही क्रिया द्वारा बने पर्वतों को पर्वत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी अलग है भाई, और पर्वत श्रृंखला अलग है, ओके। पर्वत श्रेणी अलग है, पर्वत श्रृंखला श्रेणी अलग और श्रृंखला दोनों अलग अलग हैं। इसे आपकी रेंज कहते हैं, जैसे आपकी हिमालय रेंज, उसको आप इसके अंतर्गत डाल सकते हो हिमालय को। और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी माउंटेन चेन होती है, माउंटेन चेन। अब देखो विभिन्न युगों में, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रक्रिया द्वारा बने पर्वत को पर्वत श्रृंखला कहते हैं या माउंटेन चेन कहते हैं। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रक्रिया द्वारा बने पर्वतों को पर्वत श्रृंखला या माउंटेन चेन कहते हो। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक ही युग में एक ही प्रोसेस द्वारा बन रहे थे, ये आपके अनेक युगों में बने हैं जाके, और अलग अलग प्रोसेस द्वारा जब इन पर्वतों का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं आपकी पर्वत श्रृंखला। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है प्रशांत कार्डिलेरा, प्रशांत कार्डिलेरा, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। और प्रशांत कार्डिलेरा के अंतर्गत दो पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं, दो पर्वत समूह आते हैं। एक आता है आपकी रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला। तो प्रशांत कार्डिलेरा के अंदर आपकी यही दोनों रॉकी और एंडीज पर्वतमाला को शामिल किया जाता है। अलग अलग टाइप से बने हैं दोनों, और दोनों विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इनका निर्माण हुआ है अलग अलग युगों में, ठीक है। क्योंकि दो पर्वतों को इसके अंदर शामिल किया ना, तो पर्वतों की क्या बन गई, एक चैन बन गई। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं पर्वत श्रृंखला और इन्हें कहते हैं आपकी पर्वत श्रेणी। समझ गए पर्वत क्या होते हैं,
भूमि का ऊंचा भाग, ढाल तीव्र होंगे, आधार विस्तृत होगा, बेस पूरा फैला हुआ होगा। उसके अलावा जो चोटियां होती है उनकी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी। सेकंड, हिल। हिल और पर्वत में एक ही अलग अलग विशेषता है, वो क्या है कि जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच होती है। पर्वत कटक। पर्वत कटक आपके लंबे और पतले पर्वतों को पर्वत कटक कहते हैं। जो बिल्कुल लंबे लंबे संकरे संकरे पर्वत होते हैं उन्हें कहते हैं पर्वत कटक। और रिज, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिज। पर्वत श्रेणी, एक ही टाइम पीरियड में एक ही प्रोसेस द्वारा बने हुए पीरियड जो आपके माउंटेन है उनको कहते हैं माउंटेन रेंज। जैसे हिमालय टेथिस सागर के ऊपर उठने से बना है, ठीक है। टेथिस सागर यानी किस प्रक्रिया द्वारा बना, संपीड़न बल यूज हुआ, टेथिस सागर ऊपर उठ गया, सागर का पानी अन्य सागरों में चला गया और जो लैंड है आज वो हिमालय के नाम से ऊपर उठ गई है, जिसे हम आज हिमालय के रूप में देख रहे हैं। नेक्स्ट, पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन चेन। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रक्रिया द्वारा बने पर्वतों को माउंटेन चेन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रशांत, कार्डिलेरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें रॉकी और एंडीज दोनों पर्वतमालाओं को शामिल किया जाता है। अब इसके बाद है तो ये चैप्टर आपका माउंटेन, फिर भी एक और आप चीज पढ़ लो पठार के बारे में। पठार जिसे प्लेट्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेट्यू, ठीक है। पठार और पर्वत, पठार कैसे होते हैं? देखो इसके भी ढाल तीव्र होते हैं जैसे आपके पर्वत के, माउंटेन के होते हैं। आधार इसका भी विस्तृत होता है जैसे आपके माउंटेन का होता है, पर माउंटेन की आपकी चोटियां होती हैं और पठार की चोटी ना होकर पठार का ऊपर वाला भाग समतल होता है। तो पठार की कोई चोटी नहीं होती, जैसे आपके शिखर होते हैं ना उस टाइप में नहीं होता। पठार का जो ऊपरी भाग है वो समतल होता है। और पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो पठार की औसत ऊंचाई 600 से 700 मीटर होती है, ठीक है। तो ये थे भैया आपके पठार, प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या होते हैं पर्वत, पहाड़ी, पर्वत रिज और माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन और आपके प्लेट्यू। अब इसके बाद माउंटेन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार। मोस्टली आपके 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के पर्वत होते हैं आपके। सबसे नंबर 1 पर आता है फोल्डर्ड माउंटेन, जिसे हम युवा पर्वत भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है भाई इसके, फोल्डर्ड यानी मोड़दार, या फिर यंग पर्वत भी इसे ही कहते हैं, युवा पर्वत आपके, ठीक है। मोड़दार पर्वत, युवा पर्वत। सेकंड होते हैं जिसे हम कहते हैं भ्रंशोत्थत पर्वत, भ्रंशोत्थत पर्वत, इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो माउंटेन। और नंबर 4 आता है बिल्कुल लास्ट आपका अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत ओल्ड माउंटेन के नाम से भी नहीं जानते हैं, रिलिक्ट माउंटेन के नाम से भी नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे नाम इसके भी, अभी सारे नामों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, तो ये 4 टाइप है भाई पर्वतों के, फोल्डर्ड, यंग, युवा या मोड़दार पर्वत, भ्रंशोत्थत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। सबसे पहला आता है आपका फोल्डर्ड या यंग माउंटेन, युवा पर्वत या मोड़दार पर्वत। तो जो आपके फोल्डर्ड और यंग, नाम से पता चल रहा है ना, यंग यानी सबसे जवान पर्वत, यंग यानी युवा। युवा कौन होते हैं? जो जवान होते हैं, जो नए होते हैं। तो आप ये कह सकते हो सबसे नए पर्वत, सबसे जवान पर्वत कौन से पर्वत है? फोल्डर्ड माउंटेन, यंग माउंटेन। आपके जो ये पर्वत है ये आपके परतदार चट्टानों से, जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें होती है ना अवसादी परतदार, एक ही प्रकार के, ये दोनों एक के ही 2 नाम है।
तो ये जो चट्टानें होती है थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। जैसे ही इन पर कोई बल काम करता है तो ये चट्टानें ऊपर उठने लग जाती हैं और धरातल पर्वत का रूप धारण कर लेता है ऊपर उठते उठते। तो जब परतदार चट्टानों में एक बल काम करता है संपीड़न बल, संपीड़न बल। तो सिंपली भाई कोई लैंड का पार्ट है, ऐसे यहाँ पे कोई चट्टान है, मान लो परतदार चट्टान है, दोनों तरफ से पूरा प्रेशराइज किया गया है, इसको पूरा प्रेशर डाला गया है और जब पूरा दबाव डाला जाएगा इस प्रकार से, जब दोनों तरफ से ये जो दबाव डाला जाता है इसे कहते हैं आपका संपीड़न बल। तो जब इस प्रकार से दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो ये जो चट्टान थी धीरे धीरे ऊपर उठने लग गई और एक माउंटेन का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो पर्वत बनते हैं उन्हें कहते हैं मोड़दार पर्वत, आपके यंग माउंटेन, फोल्डर माउंटेन। तो ये जो पर्वत है आपका हिमालय पर्वत भी ऐसे ही बना है। हिमालय पर्वत जहाँ पर पहले कभी क्या हुआ करता था, टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, ठीक है। और नीचे संपीड़न बल आया, संपीड़न बल ने टेथिस सागर के नीचे वाली ज़मीन को प्रेशराइज किया, वो ज़मीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और टेथिस सागर का सारा पानी आसपास के काला सागर, भूमध्य सागर और कुछ अरब सागर इनमें चला गया और वहाँ पर एक पर्वत बन गया जिसे आप कहते हो हिमालय पर्वत। ये जो पर्वत है मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत कहे जाते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये विश्व के सबसे नए पर्वत हैं, ठीक है। आज भी इनमें ऊपर उठने की प्रक्रिया चालू है। आपके हिमालय पर्वत में आज भी ऊपर उठ रहा है हिमालय, ठीक है। आज भी महसूस होता है कि हिमालय ऊपर उठ रहा है। विश्व के सर्वाधिक एरिया पर, विश्व के सर्वाधिक एरिया पर आपके माउंटेन यानी यंग माउंटेन का ही एरिया आता है सबसे अधिक, यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक एरिया फोल्डर्ड माउंटेन ने ही कवर किया है, यंग माउंटेन ने ही कवर किया है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, कोई भी लैंड का पार्ट जब ऊपर उठता है, कोई भी लैंड का पार्ट जब ऊपर उठता है तो पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। तो पर्वत का जो भाग सबसे ऊंचा होता है उसे कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ जाता है इसलिए बता रही हूँ। तो भाई अगर पर्वत का कोई भाग ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं अपनति, और कोई भाग नीचे धंसता है तो उसे कहते हैं अभिनति। जब पर्वत का कोई भाग ऊंचा उठे तो उसे कहेंगे अपनति, और जब कोई भाग पर्वत का नीचे धंसे तो उसे कहेंगे अभिनति। एंटीक्लाइन, साइनक्लाइन, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, एंटीक्लाइन, साइनक्लाइन, ठीक है। आपकी अपनति और अभिनति समझ गए। तो ये थी आपकी अपनति और अभिनति, एंटीक्लाइन और साइनक्लाइन, और ये आपकी जो प्रोसेस होता है फोल्डर्ड माउंटेन में ही होता है। अब अधिकतर जो युवा पर्वत है, जो फोल्डर्ड माउंटेन है, वो धनुषाकार आकृति में भी देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, धनुष आकार आकृति में कौन से माउंटेन देखने को मिलते हैं? तो धनुष आकार शेप में अधिकतर फोल्डर्ड माउंटेन ही देखने को मिलते हैं। तो और ये किस प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं? अवसादी और परतदार चट्टानों से इनका निर्माण हुआ रहता है। अब आपको कुछ वर्ल्ड के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उदाहरण करेंगे जो कि वर्ल्ड के अंदर आपके कौन कौन से पर्वत आते हैं फोल्डर्ड माउंटेन में। तो भाई सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो रॉकी पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला, ये आपका फोल्डर्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, यंग माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, ये आपकी फोल्डर्ड यानी यंग माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है अफ्रीका। अफ्रीका में एटलस, अफ्रीका में जो एटलस माउंटेन है, एटलस जो पर्वत है, ये भी आपका यंग माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा यूरोप महाद्वीप का प्रमुख आल्प्स पर्वत, तो यूरोप महाद्वीप का जो आल्प्स पर्वत है, ये भी आपके इसका यंग और फोल्डर्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है
एशिया। और एशिया का तो आप सबको पता है हिमालय पर्वत, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे थे। तो एशिया का हिमालय ये भी यंग माउंटेन में ही आता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, ये भी आपका यंग माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। तो देखो तकरीबन हमने सारे महाद्वीपों के पढ़ लिए हैं। अंटार्कटिका उस पर तो बर्फ है। उत्तरी अमेरिका की रॉकी ऐसे याद कर सकते हो भाई, उत्तरी अमेरिका के लोग तो क्या होते हैं, रॉक होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, जिनको ये याद नहीं होते। उत्तरी अमेरिका के लोग क्या होते हैं, रॉक होते हैं। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के लोग तो बहुत एंडी है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के लोग बहुत एंडी है, उत्तरी अमेरिका के लोग बहुत रॉक है। अफ्रीका, अफ्रीका के लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, इसलिए वो एटलस साइकिल ही चला रहे हैं। तो क्या अफ्रीका के लोग बहुत गरीब है इसलिए एटलस साइकिल चला रहे हैं। यूरोप, यूरोप में आल्प्स। एशिया, एशिया को तो आप याद रख ही सकते हो, भारत के उत्तर में ही भी हिमालय पर्वत है। आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको पता भी है भारत में एक इम्पोर्टेंट हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ग्रेट है, तो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके फोल्डर और यंग माउंटेन के एग्जाम्पल आते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो आपका ये युवा मोड़दार या फोल्डर माउंटेन है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक आता है आपके नए और पुराने, यानी एक होते हैं बिल्कुल यंग फोल्डर्ड माउंटेन, यंग फोल्डर्ड माउंटेन, और दूसरे आते हैं ओल्ड, ओल्ड फोल्डर्ड माउंटेन। अब यंग यानी बिल्कुल नए पर्वत, तो इसमें आपके 3 पर्वत आते हैं। एक तो आता है हिमालय और एक आता है एंडीज और रॉकी, ठीक है। तो भाई आपका हिमालय, एंडीज और रॉकी ये तीनों ही पर्वत यंग, हिमालय, एंडीज और रॉकी ये तीनों ही पर्वत आपके यंग फोल्डर्ड माउंटेन में आते हैं। तो नए पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है हिमालय पर्वत को, एंडीज पर्वत को और रॉकी पर्वत माला को। नेक्स्ट आता है ओल्ड फोल्डर्ड माउंटेन, यानी ओल्ड यानी पुराने। तो पुराने, पुराने कौन से पर्वत हैं, तो इनमें से तो इसके एग्जाम्पल अधिकतर कम ही देखने को मिलते हैं। बस ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज है इसको डाल दिया जाता है ओल्ड फोल्डर्ड माउंटेन में, और उसके अलावा भारत में अरावली, अरावली आपका एक प्रकार का कौन सा पर्वत है, फोल्डर्ड माउंटेन है। तो याद रखना अरावली, देखो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, उसका भी बताऊंगी मैं क्यों। और अरावली आपका एक फोल्डर्ड माउंटेन भी है, ठीक है। तो अरावली आपके ओल्ड फोल्डर्ड माउंटेन में आते हैं, यानी पुराने मोड़दार पर्वतों का बेस्ट एग्जाम्पल है अरावली। अवशिष्ट पर्वतों में भी आपका अरावली आता है, अभी आगे समझाऊंगी। तो पुराने वलित, इनको वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित, वलित नाम भी लिख लेना, ठीक है, वलित पर्वत भी इन्हें ही कहते हैं। तो पुराने वलित पर्वतों का भी एग्जाम्पल है अरावली, पुराना पर्वत है इसी वजह से। और इसके साथ साथ ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, और उसके अलावा यूरोप के अंदर जो यूराल पर्वत है वो भी आपका ओल्ड फोल्डर्ड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबको आप याद रखना, यंग में कौन से आते हैं और ओल्ड में कौन से आते हैं, ठीक है। अब ये अरावली वाला कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, अगर आपसे वो पूछता है भारत का सबसे पुराना पर्वत, सीधा आंसर अरावली। भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत अरावली, भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। तो भाई ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। सारे महाद्वीपों का एक एक प्रमुख पर्वत भी है ये, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ये जो एंडीज पर्वतमाला है ना, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। लगभग 7000 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है अकेली एंडीज पर्वतमाला। तो संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब इधर देखो, हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय, क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हिमालय की 8848 या 8850 मीटर, ये दोनों इसी की हाइट है, ठीक है। तो ये आपके हिमालय के हैं। तो एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था,
पर्वतों निम्न में से कौन से पर्वतों के प्रकार में सबसे ऊंचे और सबसे लंबे पर्वत देखने को मिलते हैं? तो भाई आपके फोल्डेड यंग माउंटेन में ही सबसे लंबे और सबसे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊंचे हिमालय, सबसे लंबे एंडीज पर्वतमाला। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पर्वतमाला को अब हम पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट को पूरा अच्छी तरह से कवर अप कर लिया है। हमारे फोल्डेड माउंटेन, मोरदार पर्वत, युवा पर्वत, हर महाद्वीप में इसका एक एक एग्जाम्पल है जो कि उस महाद्वीप का प्रमुख पर्वत भी है। नेक्स्ट आता है हमारा भ्रंशोत्थत पर्वत यानी आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो देखो भ्रंशोत्थत, भ्रंश कैसे होते हैं, भ्रंशोत्थत क्या होते हैं? आपने देखो यहाँ पर संपीड़न बल पढ़ा था, कोई चट्टान थी तो उसमें ऐसे जब बल लगेगा तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। भ्रंशोत्थत, भ्रंश यानी फ्लूट, जो भ्रंश होते हैं, जैसे कोई भी आपकी चट्टान है, जब उसकी तली की साइड से, ठीक है, जब तली की साइड से उस पर उसको प्रेशराइज किया जाता है, तली की ओर से दबाव डाला जाता है दो भ्रंश तलों के सहारे, दो, एक ये भ्रंश तल हो गया, एक भ्रंश तल ये हो गया और एक भ्रंश तल आपका ये हो गया। तो दो भ्रंश तलों के सहारे, दो भ्रंश तलों के सहारे जब मध्य का भूभाग, ये बीच वाला जो भाग है, दोनों तली की तरफ से पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो मध्य का भूभाग पर्वतों की शेप लेकर ऊपर उठ जाता है। पर्वतों की शेप लेकर जब ऊपर उठ जाए तो इस प्रकार के जो ऊंचे उठे हुए पर्वत हैं उन्हें कहते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थत पर्वत। तो दो भ्रंश तलों के सहारे जब किसी भूमि का या किसी चट्टान का मध्य का भूभाग ऊपर उठ जाता है तो ये प्रोसेस है ना, एक्चुअली कुछ ऐसे होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ। इस तरफ से एक भ्रंश तल, एक इस तरफ से, तो जैसे ये कोई चट्टान है ऐसे, ठीक है, तो ये जो बल लगेगा ना आपकी तली की साइड से, तो जब मध्य से ऐसे, ठीक है, दो भ्रंश तलों के सहारे जब मध्य का भूभाग ऊपर उठ जाता है तो इस प्रकार के पर्वतों को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं। तो देखो जो आपकी ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थत पर्वत है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो ये आपका ब्लॉक माउंटेन हो गया, मध्य का भूभाग ऊपर उठ जाएगा। तो भाई जर्मनी का आता है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भ्रंशोत्थत पर्वत का ही एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा होर्ज पर्वत ये भी जर्मनी में है और ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो साल्ट रेंज है, पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है, ये भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, भ्रंशोत्थत पर्वत का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा विश्व का सबसे विस्तृत यानी सबसे अधिक फैला हुआ भ्रंशोत्थत पर्वत, तो ये आता भाई आपका कैलिफोर्निया में। तो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत या सबसे अधिक फैला हुआ पर्वत कौन सा है? तो कैलिफोर्निया का सिएरा निवेदा पर्वत, कैलिफोर्निया का सिएरा निवेदा पर्वत, ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत, सबसे अधिक फैला हुआ भ्रंशोत्थत पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। अब एक क्वेश्चन आता है, जर्मनी के अंदर जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का जो ये ऊपर वाला भाग है, जर्मनी के अंदर ब्लॉक पर्वत का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसे कहते हैं होस्ट, HORST। ये एक बार क्वेश्चन आया था तो इसको याद कर लेना। तो ब्लॉक माउंटेन समझ गए भाई, दो भ्रंश तलों के सहारे जब किसी पर्वत के मध्य का भूभाग ऊपर उठ जाएगा तो उसे कहते हैं भ्रंशोत्थत पर्वत। इसके एग्जाम्पल आते हैं जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट और होर्ज पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत, कैलिफोर्निया का सिएरा निवेदा पर्वत। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल आते हैं ब्लॉक माउंटेन के अंदर। जर्मनी में जो ब्लॉक माउंटेन है, इसके ऊंचे उठे हुए भाग को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
देखो भ्रंशोत्तत पर्वत तो आपने समझ लिए, पर जरूरी थोड़ी ना है जब तली की ओर से किसी लैंड में या किसी चट्टान पर को प्रेशराइज किया जा रहा है तो उसके मध्य का भूभाग ऊपर ही उठे। कई बार मध्य का भूभाग ऊपर ना उठकर प्रेशराइज की वजह से नीचे भी धंस जाता है, तो एक गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं भ्रंश घाटी। जिसे क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी, या इंग्लिश में इसे रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं, रिफ्ट वैली। तो भारत में जो नर्मदा नदी है, भारत की नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ये तीनों नदियां भारत की है भाई, और तीनों की तीनों नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ये तो थी हमारे भारत की। अब संसार की सुन लो, तो संसार की सबसे फेमस नदी कौन सी? राइन। संसार की सबसे व्यस्त नदी के नाम से भी जानी जाती है राइन नदी। यूरोप के अंदर है राइन नदी, यूरोप महाद्वीप के अंदर जो राइन नदी संसार की सबसे व्यस्त नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये रिवर भी रिफ्ट वैली में से ही होकर बहती है, भ्रंश घाटी के अंदर से ही होकर बहती है। कौन सी? राइन नदी। इसके साथ साथ राइन नदी के अलावा एक और नदी आती है, जोर्डन नदी। तो जोर्डन नदी से आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं, क्वेश्चन राइन नदी से आया है। ठीक है, एस्टेट पीजीटी में, टीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया। राइन नदी संसार की सबसे व्यस्त नदी, यूरोप के अंदर काफ़ी व्यापार होता है, परिवहन होता है, इस नदी का यूज़ काफ़ी किया जाता है परिवहन के एक साधन के रूप में। इसके अलावा जो यूरोप की राइन नदी है वो आपकी भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। इसके साथ साथ जोर्डन नदी भी भ्रंश घाटी में से ही होकर बहती है। तो देखो 3 ये और 2 ये, टोटल कितनी हो गई? 5। तो संसार की 5 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अब इसी तरीके की संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी देखने को मिलती है जिसका नाम है महान भ्रंश घाटी। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी 3000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये है भ्रंश घाटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन और आता है, तो जो भारत में एक और रिवर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, निकलती तो मानसरोवर झील के निकट से है, पर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है और आगे असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और फिर ये गंगा के साथ डेल्टा बनाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का किस्सा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस नदी की घाटी है ना, वो प्रमुख रैंप घाटी है। क्या है? रैंप वैली या रैंप घाटी। मीन्स यहाँ पर से, यानी जो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो घाटी है या जो इस तरह की जो घाटी है वो ऊपर उठी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र नदी की जब घाटी ऊपर उठी हुई है तो उसे कहते हैं रैंप वैली। तो ब्रह्मपुत्र घाटी एग्जाम में आता है, रैंप वैली का बेस्ट एग्जाम्पल बताइए। तो रैंप वैली का बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर से जो भ्रंश घाटी है, रैंप वैली वाली जगह से जो भ्रंश घाटी है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई है जिसे कहते हैं रैंप वैली। यानी जब आपकी भ्रंश घाटी थोड़ा ऊपर की ओर उठी होती है तो उसे कहते हैं हमारी रैंप वैली। नो, समझ गए ना आप सभी? तो ये था आपका भ्रंशोत्तत पर्वत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ब्लॉक माउंटेन के भाई भारत के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं। मैंने संसार के तो बता दिए, इंडिया का रह गया। तो भारत का जो विंध्याचल पर्वत है, भारत का विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, दोनों के दोनों पर्वत आपके ब्लॉक माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं इंडिया के अंदर। तो भारत में भ्रंशोत्तत पर्वत और ब्लॉक माउंटेन के विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों बेस्ट एग्जाम्पल की श्रेणियों में आते हैं। तो ये था हमारा भ्रंशोत्तत पर्वत। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो जो ज्वालामुखी पर्वत, देखो वोल्केनो, ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनो माउंटेन। तो ज्वालामुखी पर्वत, जब भी आपका कोई ज्वालामुखी फटता है तो भाई आपका लावा निकलता है और वो लावा फिर सरफेस पर जम जाता है। तो जब लावा आपका सरफेस पर जम गया और बाद में अपरदन के कारकों के द्वारा
उसका अपर्दन कर दिया गया, मीन्स एक पर्वत का रूप धारण कर लिया बाद में उस ऊंचे उठे हुए भाग ने। ठीक है, लावा जम गया था ऊंचे भाग पर और बाद में एक पर्वतों का रूप जब धारण कर लेता है तब उसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। सिंपल सी बात है, लावा के द्वारा निर्मित पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। तो अफ्रीका के अंदर एक देश आता है तंजानिया। अफ्रीका के तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत आपके ज्वालामुखी पर्वत का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, वहाँ पर जो किलिमंजारो पर्वत बना है ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित हुआ है। अब आपके जो हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर के अंदर हवाई द्वीप, वहाँ पर भी आपके अनेक प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत है भाई, मैंने आपको वोल्केनो पूरा चैप्टर करवाया हुआ है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में, वहाँ पर आप जितने भी पर्वतों को पढ़ते हो सारे के सारे ज्वालामुखी पर्वत है, तो वहाँ से आप सबको रीड अप कर लेना। ठीक है, तो ये था अफ्रीका का तंजानिया, किलिमंजारो, हवाई द्वीप, तो मोस्ट मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अवशिष्ट पर्वत, ओल्ड माउंटेन, बूढ़े पर्वत, या जिसे अपरदित पर्वत भी कह देते हैं। अपरदित पर्वत, बूढ़े पर्वत, तो पूरे बुढ़े वाले पर्वत आएंगे इसके अंतर्गत। सिंपली जब कोई ऊंचा भाग, भूमि का कोई ऊंचा भाग है, मान लो एक भूमि का ये वाला ऊंचा भाग है, जब अपर्दन के कारकों के द्वारा इसका अपर्दन कर दिया, अपर्दन के कारकों के द्वारा इसका अपर्दन कर करके एक पर्वतों का रूप ये धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के पर्वतों को यानी घिसे पिटे, ठीक है, तो घिस गया, घिसा पिटा पर्वत, पुराना पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, तो ऐसे आपके जो घिसे पिटे पर्वत होते हैं, जो पुराने पर्वत होते हैं जिनका हद से ज़्यादा अपर्दन हो चुका होता है, इरोजन हो चुका होता है, तो इस प्रकार के पर्वत को कहते हैं ओल्ड माउंटेन। ठीक है, और इसका भाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है भारत के अंदर अरावली। वर्ल्ड में सबसे पुराना पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, घिसा पिटा पर्वत, अपर्दन हुआ पर्वत अरावली पर्वत कहलाता है, जो कि भारत के गुजरात राज्य से शुरू होकर फिर राजस्थान, पहले गुजरात फिर राजस्थान फिर उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक आपकी अरावली की पहाड़ियाँ घिसे पिटे यानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर वो अरावली का ही पार्ट है। ठीक है, तो अरावली पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, तो ये पूरे संसार का सबसे अवशिष्ट, सबसे पुराना, सबसे घिसा पिटा पर्वत है। इसके साथ साथ भारत में और कुछ छोटे छोटी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणी तो नहीं कहूँगी, खाली पर्वत देखने को मिलते हैं। जैसे पहाड़ियाँ ज़्यादा आती है भाई, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पर्वत तो आपका अरावली ही आता है। एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन्हें भी अवशिष्ट पर्वत की श्रृंखला में रखा जाता है। उसके अलावा पारसनाथ की पहाड़ियाँ, भारत के अंदर पारसनाथ की पहाड़ियाँ, और आपकी ये जो नीलगिरी है ना, दक्षिण भारत में आती है ये नीलगिरी, और जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों की दोनों नीलगिरी पर ही आपस में आकर मिलते हैं। इनके साथ साथ गिरनार की पहाड़ियाँ आपके गुजरात राज्य में है, और यहाँ पर भी ये अवशिष्ट का ही एग्जाम्पल है। और लास्ट आती है राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग की ओर फैली हुई है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ भी आपकी अवशिष्ट, ओल्ड रिलिक्ट, पुराने पर्वतों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो ये था भाई आपका अरावली, और सबसे पुराना पर्वत, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अरावली से ही देखा जाता है। तो ये थे भाई आपके सबसे पुराने पर्वत, सबसे अवशिष्ट पर्वत, सबसे अपरदित पर्वत, बूढ़े पर्वत, कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपके चारों के चारों पर्वतों के टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने फोल्डर्ड माउंटेन यानी यंग आपके नए पर्वतों के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद हमने भ्रंशोत्तत पर्वत को पूरा डिटेल से पढ़ा, आपके ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, कौन कौन से इनके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं। इनके साथ साथ नेक्स्ट हमने किया ज्वालामुखी पर्वत, और ज्वालामुखी पर्वत आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, और ज्वालामुखी मैंने पूरा डिटेल से अलग चैप्टर में भी करवाया हुआ है। हमारे पेड कोर्स में पूरा ज्वालामुखी के ऊपर पूरी 1.5 घंटे की क्लास है, पूरा डीपली स्टडी
किया है एक एक पर्वत को, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट अवशिष्ट पर्वत और पुराने पर्वत, इससे आप अरावली को ज़रूर ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है अरावली से ही आया है। तो ये थे भैया आपके टाइप ऑफ माउंटेन। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।